आज हमारे फ्रेम में लगी हुई है MT-15 और ये एक 155 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट बाइक है। लेकिन हालांकि इसका प्राइस ज़्यादा है, तो इस पूरी डिटेल्स का यानी ओनरशिप रिव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। क्या क्या इसमें नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर बाइक ये लेते हैं तो क्या ये आपके लिए सही है, और क्या 2025 के लास्ट में 2026 के स्टार्टिंग में ये बाइक आपको लेनी चाहिए। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हमारे साथ है किट्टू भाई, और किट्टू भाई को ये सब में ज़्यादा नॉलेज है, तो किट्टू भाई प्रश्न पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे। मैं इस बाइक को लगभग 1.5 साल से चला रहा हूँ, और बाइक क्या चली है, क्या नहीं चली है, और क्या इसमें खराबी है, क्या फ़ायदे है, क्या नुकसान है, सब इस वीडियो में आगे देखने। आइए सबसे पहले देखते हैं बाइक कितना चली हुई है। हम यहाँ पे देखिए की यहाँ पे ऑन करते हैं, और की ऑन करने के बाद देखते हैं कितना चली हुई है। तो यहाँ पे मीटर ऑन हो रहा है, यहाँ पे ट्रिप दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये देखिए 9178 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। आपको ये बाइक खरीदना ही क्यों जरूरी लगा, और कोई बाइक के साथ भी आप जा सकते थे? जब 1.5 साल पहले की बात किया जाए तो उस समय सबसे बेस्ट बाइक मेरे को यही लगी, क्योंकि अपाची 160 लेने पे भी उसमें डबल चैनल एबीएस, जो डुअल चैनल एबीएस था वो नहीं था। पल्सर N160 जो था उस समय भी मतलब था, लेकिन उस समय शायद आया नहीं था। और उसके बाद मेरे को दूसरा लगा था अपाची 200, लेकिन उसमें आ रहा था, लेकिन उसमें मेरे को ज़्यादा माइलेज का मतलब नहीं था कि ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि ये 155 हुए है और वो 200 है। तो 200 मेरे को उस समय बहुत शिकायत आ रहा था कि अपाची का माइलेज बहुत ही कम आ रहा है, इसलिए मैंने MT-15 को चुना। और साथ ही में इसका लुक जो है, लुक पे भाई दीवाना हो गया था। सच बोले तो लुक के वजह से, प्रीमियम के वजह से, डुअल चैनल एबीएस, ये गोल्डन शॉक्स, ये सब की वजह से मैं इसको परचेज किया। लुक तो वाकई में खतरनाक है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर है ये। तो जैसा कि भाई ने बोला कि इस बाइक को भाई 1.5 साल से चला रहे हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। क्या इसका इंजन परफॉर्मेंस है? इंजन परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इंजन इसका काफ़ी एकदम स्मूथ है, और हाईवे पे चलाए, सिटी पे चलाए, कहीं भी चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ऐसा सुनने में आता है कि इसका 155 सीसी का ही इंजन है, तो पिकअप नहीं देता होगा सिटी में। ऐसा कोई आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, एक फिलहाल में इसको KTM ड्यूक 160 लॉन्च किया गया था इसको टक्कर देने के लिए, लेकिन उसके जो रेसिंग किया गया तो वो ऐसे ही पीछे, यानी इसको मेरे को ऐसा लगता है, और हम लोग देखे भी हैं कि ड्यूक 200 यानी 200 सीसी भी इसको मतलब मुश्किल से हरा पाती है, या दोनों टक्कर में रहती है। तो 160 की बात ही अब क्या करना है, 160 का बात ही नहीं करना है, समझिए। और इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी बाइकें आती हैं? इसका कंपटीटर और इसका जो कंपैरिजन होता है वो 3 बाइक्स के साथ मेन होता है। KTM की ड्यूक 160, और पल्सर की N160, और अपाची 160 4V, ये 3 बाइक्स के साथ होता है, और तीनों बाइक्स इसके नीचे ही आती है। हालांकि वो तीनों का प्राइस थोड़ा कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है आपको। आप इतने टाइम से इस बाइक को ऑन कर रहे हैं, तो आपको तो इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इस बाइक का माइलेज आपको कितना मिलता है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो क्या माइलेज मिलता है, और हाईवे पे चलाते हैं तो क्या माइलेज मिलता है? ये बात आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइलेज ही निर्भर करता है एक बाइक राइडर के लिए। तो इसका देखिए, सिटी में बाइक 2 तरीके से चलाया जा सकता है। सिटी में एक होता है नॉर्मल यूज करिए, मतलब नॉर्मल चलाइए, और एक इसमें एक ऑप्शन मिलता है VVA। अगर उसको अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं 7000 RPM पे, तो सिटी में तो कोई चलाएगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी खींच लेते हैं। अगर आप इस बाइक को VVA एक्टिवेट करके चलाते हैं तो 35 से लेकर 40 के बीच में मिलेगा। अगर VVA एक्टिवेट नहीं होता है तो 40 से लेकर 45 के बीच में आपको सिटी में माइलेज मिल जाएगा। और बात किया जाए अब हाईवे पे, तो हाईवे की बात किया जाए तो हाईवे पे सेम बात वही हम बोलेंगे कि अगर आप 7000 RPM के नीचे चलाते हैं तो आपको ये 50 से लेके 55 के बीच में माइलेज दे देगी। अगर VVA एक्टिवेट करके चलाते हैं तो इसका काफ़ी माइलेज ड्रॉप हो जाता है, यानी आपको 30 से 35 के बीच में आपको इसको माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा हाईवे पे। इस बाइक को आप लंबी राइड या सिटी राइड करते हैं, तो आपको क्या इस बाइक से कोई शिकायत है या नहीं है? लंबी राइड अगर करें, जैसे 100 किलोमीटर से ऊपर करें, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। पिलियन के लिए इसलिए क्योंकि ये जिसका कोसनिंग जो है यहाँ पे देखिए, जो बैक थोड़ा सा और मुलायम करना चाहिए। और फ्रंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइडर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 250 किलोमीटर प्लस चलाते हैं, 250-300 किलोमीटर के प्लस, तो आपका बैक पेन जो है वो होने लगता है। ये आपका पिलियन पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि पिलियन आपको कैसे पकड़ रहा है।
अब मान लीजिए वो आपको मतलब पूरा अच्छे से पकड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बॉडी पे ऊपर धक्का दे रहा है तो आपके हाथ पे यहाँ पे पेन हो सकता है, क्योंकि पिलियन पे भी जो पिलियन बैठा है उसको या उसके हिसाब से राइडर को प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो पिलियन आपका अच्छा है, अच्छे से बैठा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका सीट भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि नहीं पिलियन को बैठने में? हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। क्योंकि मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था तो उसमें थोड़ा सा थ्रॉटल खींचा तो जो पिलियन राइडर था वो पीछे गिर के और चक्का के अंदर घुस गया था। तो इसका सीट काफ़ी ज़्यादा मुझे छोटा लगा उसी टाइम से। आपके हिसाब से क्या ये सीट ठीक है या फिर छोटा है? नहीं, बाइक के अनुसार से सीट सही है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस टेल आईडी को हटा देते हैं। ये बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत खराब करता है लोग। ये नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो आप बोल रहे हैं कि आपका फ्रेंड गिर गया था वो सही है, फ्रेंड नहीं था, एक रील्स देखे थे हम। अच्छा, हाँ रील्स, चलिए ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैठेंगे, अगर ये टेल आईडी रहता तो ये यहाँ पे आता, डायरेक्ट अंदर नहीं जाता। लेकिन ये सेफ्टी के लिए भी है, और बरसात के सीजन में भी आप मतलब इसको भी हटा देते हैं। तो इसको भले आप ये हटा दीजिए, लेकिन इसको आप रखिए, क्योंकि इससे वजह से आपका छींटा नहीं पड़ सकता है। अगर आपको लुक चाहिए तो आप दोनों रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, इस बाइक में आपको क्या फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करती है और क्या इसमें आपको मतलब एडवांस फीचर्स जो खास इसको बनाती है, बताइए। वो बताने का बात ही नहीं है, आइए दिखा ही देते हैं आपको इस बाइक में क्या क्या मिलता है। वो डिस्प्ले पे ही शो करता है। हालांकि अब इसमें न्यू MT-15 में न्यू TFT डिस्प्ले यानी कंसोल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शो करेगा। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ओडोमीटर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको गियर दिखाई देगा, इस साइड आपको फ्यूल दिखाई देगा, और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम यहाँ से चेंज करते हैं, और यहाँ पे देखिए गियर भी दिखा हाँ, रहा है। यहाँ पे न्यूट्रन, यहाँ पे देखिए TCS। हाँ, यहाँ पे एक बार चाबी ऑन करके हाँ, ऑफ करिए तो देखिए TCS, और इंजन लाइट यहाँ पे देखिए ABS शो कर रहा है। तो इसमें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रिप 1 दिख ले, फर्स्ट में ट्रिप 1 देखने को मिल जाएगा आपको, ट्रिप 2, यहाँ पे ट्रिप 3 भी, ट्रिप F देखने को मिल जाएगा जब का फ्यूल आपका एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं। फीचर्स में आपको मतलब टाइम देखने का, घड़ी अगर पहने हैं या नहीं पहने हैं, मोबाइल निकालने की जरूरत है, राइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से टाइम देख सकते हैं। उसके बाद किलोमीटर प्रति लीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज भी देखने को मिल जाएगा, आपका बाइक कितना एवरेज दे रही है। साथ में इसका यहाँ पे एवरेज स्पीड शो करेगा। और यहाँ पे देखिए TCS, यहाँ पे TCS ऑन है। ऑफ कैसे होगा TCS ऑफ करने के लिए यहाँ पे सिंपली से आपको डबल क्लिक वहीं पे करना पड़ेगा, क्लिक करके छोड़ना पड़ेगा, ये सुनना। हाँ, TCS ऑफ हो चुका है। हाँ, देखिए यहाँ पे एक सिलेक्ट और यहाँ पे रीसेट। तो रीसेट को जैसे दबाए रखेंगे वैसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। जैसे इसको दबाए रखे हैं, 5 सेकंड तक दबाएंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे वापस ओडोमीटर, यानी इतना इसमें फंक्शन दिया है। बाइक की इतनी सारी खासियत के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब इसके आते हैं कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है, जैसे कि इस बाइक में भी होगी। ये तो बात आपने सही कही कि हर बाइक में खासियत होती है तो उसमें कमियां भी होती हैं। इस बाइक में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हालांकि ये सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब देखिए इसमें कमियां क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सीट, हालांकि सीट सही है 2 लोगों की, लेकिन यहाँ पे कुशनिंग या थोड़ा सा तो अभी ऐसी ही बनाई गई है तो बढ़ाने की सीट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। और साथ ही में इसका बिल्ड क्वालिटी के देखिए, 1.5 साल यहाँ पे यूज हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे, हालांकि ये सभी जो यामाहा के बाइक्स है, जैसे R15 हो गया, MT-15, ये पूरा रिमूव हो जाता है, लेकिन चलिए निकलेगा, निकलने को निकल जाएगा, ये सब निकल जाता है। देखिए ये वाला देखिए, ये थोड़ा टाइट है तो इसको, हालांकि कोई कमेंट में देखे थे हम कि इसको कस भी सकते हैं तो ये निकल जाता है। कोई ऐसे लग गया ना तो निकल जाता है। कभी बाइक ज़्यादा गड्ढे उड्ढे में गई, वाइब्रेशन से निकल जाएगी। वापिस इसको ऐसे करेंगे तो ये लग भी जाएगा। ये थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो देखिए फिक्स हो गया। ऊपर से देखिए इसका बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे इतना गैप यहाँ पे दे दिया गया है। फिर से दिखाइए, देखिए ये इतना साउंड कर रहा है और इतना ये गैप है, इतना मतलब गैप नहीं होना चाहिए। और 1.5 साल में मेरे को एक और प्रॉब्लम आया। ये देखिए, बात किया जाए तो ये क्रूज कंट्रोल हो गया है भाई, देख लो क्रूज कंट्रोल। अगर बोलेंगे तो स्टार्ट करके आपको दिखा देंगे, दिखाइए ना, दिखाइए स्टार्ट करके। अब देखिए इसको हम पूरा ऐसे पूरा मतलब कम कर दिए हैं और इसको फर्स्ट में न्यूट्रल में डालते हैं। अभी शायद ये बाइक गियर में है तो इसको देखिए न्यूट्रल में डालते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाइक न्यूट्रल में जा चुका है, नॉर्मली स्टार्ट करके उसके बाद क्रूज करिएगा। हाँ, नॉर्मल देखिए यहाँ पे अब हम कोई टच नहीं करेंगे, बस स्टार्ट बटन
प्रेस किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। अब आप एक चलिए दिखाते हैं MT-50 में क्रूज कंट्रोल। देखिए देखिए, हम कुछ टच नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं हम। और भी बढ़ सकता है इसको आप चाहिएगा तो। बंद करिए, देख लीजिए क्रूज कंट्रोल। इस बाइक में ये इशू है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, दो बार मेरे साथ हुआ, दो बार इसका वायर हम चेंज करवाए, मतलब बहुत जल्दी इसका वायर जाम हो जाता है, तो ये उसके वजह से है। तो हमें यहाँ पे कल ही राइड करके आए नाइट में, तो नाइट में यानी हेडलाइट, इसका हेडलाइट जो है ना, हेडलाइट से अच्छा मेरे को तो यार इंडिकेटर लगता है, क्योंकि ये जो येलो है ना, जो पीछे से आता है ना, उसको मतलब देखने पे मजबूर कर देता है, मतलब दिखाई ही नहीं देता है। और साथ में देखिए हेडलाइट, इससे अच्छा जो पल्सर N160 जो नया लॉन्च किया है, या अपाची जो नया लॉन्च किया है 160 4B जो हेडलाइट प्रोजेक्टर आ रहा है, उस इससे ज़्यादा अच्छा उसमें आपको हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी बात किया जाए तो इधर आप आइए, इधर दिखा देते हैं हम। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए था। देखिए अगर बाइक आप धो के यानी वॉश करके आ रहे हैं, तो देखिए ये मतलब हम घर से मात्र 6 किलोमीटर दूर आए हैं, और देखिए मिट्टी, इतना मिट्टी लग जाता है, यानी साफ करते हैं और तुरंत गंदा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे सस्पेंशन में भी इसको एक कवर देना चाहिए था। KTM में सस्पेंशन में भी एक कवर देता है छोटा सा, इससे सस्पेंशन लीक होने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि हर बार सस्पेंशन में ही जाके सबसे ज़्यादा कीचड़ उड़ता है। तो ये चीज़ भी यामाहा को ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग राइड और सिटी राइड को लेके इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो आप सिंगल ही करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन डबल करेंगे तो ध्यान रखें कि आपका 200 किलोमीटर से ऊपर ना हो, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम होगा और पिलियन को भी प्रॉब्लम होगा। सिटी राइड के बात करेंगे तो यहाँ पे सिटी राइड के लिए सिंगल यानी राइडर के लिए ठीक है, लेकिन पिलियन के साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको। जैसे इसका ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो क्योंकि सिटी में जानते हैं कि आपको मतलब जगह जगह पर कहीं किधर से भी कुछ भी आ सकता है, बाइक ऑटो या कुछ भी। तो जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो ये पूरा पीछे वाला बंदा आप यहाँ पे टैंक पे चले जाते हैं यहाँ पे, और वो आके यहाँ पे बैठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक है। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं? अगर आप इसको रखे हैं तो जिस क्षेत्र में आप आते हैं वहाँ आपको इसके हर पार्ट्स को जल्दी मिल जाता है या नहीं मिलता है? ये भी बात सही है, क्योंकि कोई भी अगर बाइक लेते हैं तो पार्ट्स का जरूरी होता ही है। अगर कोई मेंटेनेंस में दिक्कत हुआ तो ऐसा नहीं कि बाइक 6 महीना लगी रहेगी, पार्ट्स ही नहीं है, ऐसा मतलब वो है सीन यहाँ पे या नहीं? यहाँ पे तो एक तरह से देखा जाए तो 50-50 है, क्योंकि मैं जैसे ये एक बार ये बाइक का थोड़ा सा पार्ट कोई डैमेज हो गया था, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर किया था, तो मेरे को 10 दिन वेट करना पड़ा। यानी आपका पार्ट जो मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोई कोई पार्ट अवेलेबल भी होता है, जो नहीं होता है तो आपको 10 दिन के अंदर वो आपको पार्ट मिल जाएगा। यानी कि सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन वेट करिए तो आ जाता है। हाँ, 10 दिन के अंदर ही आपको सोल्व हो जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि इस बाइक को जो भी परचेज करेगा मेंटेनेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके मेंटेनेंस के बारे में क्या आपका ख्याल है? मेंटेनेंस की बात किया जाए तो इसका चारों जो सर्विस, जो फ्री सर्विस में से 4 मिलता है, चारों फ्री सर्विस कंप्लीट हो चुका है। तो 3 जो सर्विस हुआ था उसमें मेरे को 1000 से लेकर 1500 के बीच में ही लगा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन फोर्थ सर्विस में यहाँ पे मेरे को लगभग में यहाँ पे कितना 3000 के आसपास राउंड रुपया, जो 3000 4000 रुपया लग गया था। तो उसमें क्या क्या था, तो फर्स्ट में सर्विस था, और लेकिन उसमें जो इंश्योरेंस कागज था वो भी मैं इसमें ऐड किया था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, आपको इस बाइक का अगर रीसेल वैल्यू निकालना हो, ताकि अगर आप इसको बाइक बेचना चाहते हैं और किसी और बाइक को ख़रीदना चाहते हैं, तो इसका रीसेल वैल्यू आपको क्या लगता है कैसा मिलेगा? क्योंकि आज के डेट में MT-15 का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? ये भी बात सही है, और एक तरह से देखा जाए तो ये आपके बाइक के कंडीशन पे भी निर्भर करेगा। अब ये नहीं कि आप 1 साल या 1.5 साल या 2 साल हो गया है, आपका बाइक एकदम न्यू के न्यू जैसा लगता है, तो आपका रीसेल वैल्यू अच्छा रहेगा। कि मान लीजिए कि ये बाइक, मानना क्या है यार, वो तो है, चलिए इस बाइक को मैंने 2,08,000 रुपये में परचेज किया था, लेकिन अभी भी बाइक अच्छा देखने में अच्छा लगती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो देखने में, जो लुक के मामले में है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रीसेल वैल्यू अगर हम सेल करते हैं तो आपको 1.5 लाख के आसपास आराम से अभी भी मिल सकता है। भाई को अभी एक और कमी था जो आ गया, मतलब इनको याद, तो वो भी बताने वाले हैं, बताइए क्या था? देखिए अब जैसे बहुत लोग ये होता है कि वो बाहर रहते हैं 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वापस रिटर्न आते हैं, तो उस स्थिति में इस बाइक को मतलब क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए इस बाइक में आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, अगर ब्लूटूथ आप इसमें चालू करके यानी कनेक्टेड करके 10 दिन भी छोड़ देते हैं तो इसका पूरा बैटरी डेड हो जाएगा, यानी पूरा ख़त्म नहीं होगा लेकिन बैटरी
आपका पूरा जो डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको इसको धक्का देकर चालू करना पड़ेगा। हालांकि एक बार भी धक्का देंगे तो एक बार में भी आपको ये अपने से भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बार बार अगर डिस्चार्ज होता है तो ये आपका बैटरी जो है पूरा तरीके से डेड हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप चाहते, अगर कहीं जा रहे हैं आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने या 3 मंथ के लिए भी जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि बैटरी से बचने के लिए आपका बैटरी जो इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कोड निकालना पड़ेगा। हाँ, बस उस डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सीट के नीचे होता है। आप 3 मंथ बाद भी आएंगे ना तो आपका बाइक स्टार्टिंग पोजीशन में मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ब्रेकिंग और सेफ्टी के ऊपर। तो इसके ब्रेकिंग और सेफ्टी से आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? ब्रेकिंग सेफ्टी, सच बोले तो ये ब्रेकिंग और सेफ्टी के लिए ही लिया था। मैं फर्स्ट में ही बोला था कि अपाची नहीं लिया, पल्सर N160 नहीं लिया, अपाची 200 सीसी नहीं लिया। क्यों? सेफ्टी की वजह से और ब्रेकिंग की वजह से। इसका जो ब्रेकिंग है काफ़ी स्मूथ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है इसका ब्रेकिंग। आप में 100 के स्पीड में भी आप ब्रेकिंग करेंगे और अचानक से सडनली कुछ फ्रंट में आ गया, आगे आ गया, एकदम कोई आदमी आ जाता है तो आप फ्रंटली दोनों अचानक में सडनली ब्रेक अप्लाई करेंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टायर स्किड कुछ नहीं करेगा क्योंकि डुअल चैनल ABS मिलता है आपको। एट द एंड हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे, इस बाइक को 2025-26 में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम लोग भाई से पूछ ही लेते हैं। तो भाई आपका क्या राय है इसके बारे में? एक तरह से देखा जाए तो ये बजट पे निर्भर करेगा सबसे पहले, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका बजट नहीं है, 2 लाख प्लस नहीं है, तो आप इसको ना ही ले तो बेहतर है। इसके नीचे भी आपको अपाची 160 4V हेडलाइट प्रोजेक्टर, जो सेम प्रोजेक्टर को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको लुक्स ऐसा ही चाहिए तो आपको पल्सर N160 भी देखने को मिल जाएगा। और बात किया जाएगा अगर आपको जैसे बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और बाइक किन के लिए है ये देखा जाए तो जैसे यंग लड़का है लोग वो ले सकता है, स्टूडेंट है वो ले सकता है, और जो ऑफिस में आने जाने के लिए यूज करना चाहता है तो वो भी ले सकता है। अब ये सोचेंगे कि 40-50 साल का आदमी या वो चलाए या मोटा आदमी चलाए, तो ये मोटा आदमी के लिए नहीं है। मोटा के लिए आप बुलेट परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात ये है कि अब तो बाइक का रेट भी कम हो चुका है, तो अब लेना बहुत उचित रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं यामाहा की बाइक एक्सपेंसिव आती है, एक्सपेंसिव आती है लेकिन वो आपको फीचर्स और वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि यामाहा का बाइक है, इसको 10 साल भी रगड़ के चलेगा तो इसके इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई वाइब्रेशन नहीं आता है, रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है। 130-40 की स्पीड तक भी मैंने भगाया इस बाइक को, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। यही अगर आप अदर हैंड आप बजाज की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको 100 क्रॉस करिएगा वाइब्रेशन फील होने लगेगा, पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगेगा। अपाची में तो वाइब्रेशन कहना ही नहीं है, TVS में, क्योंकि वो वाइब्रेशन भर भर के देती है। और भी बहुत सारी बाइकें हैं, हाँ ड्यूक के तरफ जाते हैं उस सब में वाइब्रेशन नहीं आता है, वो सब बाहरी बाइक है, वो सब काफ़ी ज़्यादा अपने इंजन पे ध्यान देती है और बिल्ड क्वालिटी पे इंजन के। तो ये चीज़ आपको देखना है। और बजट में अगर जाना होगा तो इसके नीचे भी बहुत सारी बाइकें आप लोग जा सकते हैं। जैसा कि किट्टू भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है तो आप MT-15 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 1.5 लाख के आसपास है तो आप इससे नीचे भी बहुत सारी बाइकें आती हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा अगर आप MT-15 खरीदना चाहते हैं या चला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।